डियर स्टूडेंट, इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स की यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शंस के पार्ट सेकंड के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात किया है डेफिनेशन ऑफ सॉइल के बारे में। अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन ऑफ सॉइल के बारे में, तो पहले वाली वीडियो में हम लोग बात किए थे डेफिनेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को डिफाइन करने के लिए अलग अलग स्ट्रीम के लोगों ने अपने अनुसार सॉइल को डिफाइन किया है। तो उसमें हम लोग बात की थी जनरली अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट, यानी कि कृषि विज्ञान के अनुसार सॉइल का डिफिनेशंस। इनके अनुसार हम लोग बात किए थे, इनका मानना ये है पृथ्वी सरफेस पे जितने एरिया में पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं उस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, सॉइल कहेंगे। उसके बाद दूसरे में हम लोग बात किए थे अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, यानी कि भूवैज्ञानिक के अनुसार। अगर भूवैज्ञानिक के अनुसार बात करें तो इनका मानना ये है पृथ्वी सरफेस पर अगर कोई भी पेड़ पौधा आप लगाएं तो उस पेड़ पौधे की जड़ें जितनी गहराई तक जाती हैं उस गहराई या उस मोटाई को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। तीसरे में हम लोग बात किए थे अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग का मानना ये है रॉक की वेदरिंग के बाद जो लूज मटेरियल प्राप्त होती है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल प्राप्त होती है, उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। और पूरे सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो हमारी सॉइल प्राप्त हुई है उसी सॉइल के बिहेवियर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं पार्ट सेकेंड में, यानी कि लेक्चर नंबर सेकेंड में बात किए हैं। इस लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोग बात करेंगे अब एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, यानी कि सॉइल मैकेनिक्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। अगर एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स की बात करूं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स का यूज डैम को बनाने के लिए करते हैं, टनल को बनाने के लिए करते हैं, फाउंडेशन को बनाने के लिए करते हैं, इत्यादि में हम लोग क्या करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स का यूज करते हैं। एम्बैंकमेंट को बनाने के लिए करते हैं, सीवर लाइन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स का यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा का भूवैज्ञानिक चक्र। अगर मैं जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल की बात करूं तो पूरे आपकी यूनिट नंबर 1 यानी कि पूरे इंट्रोडक्शंस पार्ट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल। इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते ही हैं और यहाँ से आपके क्या होते हैं, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होता है, हमारा जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग बात करेंगे जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल हमारा क्या होता है। देखिए जैसे कि जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, ये हमारा क्या है, रॉक है। रॉक की वेदरिंग होती है। वेदरिंग यानी कि कोई भी राख होता है, रॉक की हमारी वेदरिंग होती है, राख हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग के बाद क्या होता है, जो भी हमारा राख पहले क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद ये किसी न किसी माध्यम से क्या होता है, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन होता कहते हैं। उसके बाद जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन होता है तो जो भी हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं रॉक के, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, कहीं न कहीं हमारे क्या होते हैं, जा करके रुक जाते हैं और रुकने के बाद एक ढेर का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, यानी कि डिपोजिशन हुआ। डिपोजिशन के बाद क्या होता है, अपवेल होता है, यानी कि अभिउत्थान होता है। अभिउत्थान का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारा रॉक का पार्टिकल्स है, रॉक का पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन होते हुए क्या हुआ, आके एक जगह हमारा विक्षेपण हो गया, यानी कि एक जगह हमारा इकट्ठा हो गया। एक जगह इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, किसी भी प्रकार का इरेगुलर चेंजमेंट वगैरह होते हैं, भूकंप वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारे रॉक इकट्ठा हुए हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह से पहले जगह आ जाते हैं, यानी कि इनका स्थानांतरण होता रहता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उससे हम लोग बोलते हैं अभिउत्थान, यानी कि अपवेल बोलते हैं। यानी कि कंटिन्यूअस सतत ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। रॉक सबसे पहले होता है, रॉक टूटने के बाद उसकी वेदरिंग होती है। वेदरिंग के बाद क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स टूटे होते हैं रॉक के उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन के बाद हमारा क्या होता है,
ऑफ ए वेल होता है, यानी कि बराबर ये प्रक्रिया हमारी इसी तरीके से चलती रहती हैं, एक साइकिल के रूप में चलती रहती हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल के अंतर्गत हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले रॉक की वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग के बाद हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन के बाद हमारा ऑफ वेल हो रहा है। यानी कि पूरे जियोलॉजिकल साइकिल में हमारे यही 4 प्रोसीजर हो रहे हैं, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और ऑफ वेल। अब हम लोग बात करेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, हम लोग एक एक के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वेदरिंग हमारी क्या होती है, कितने प्रकार की हमारी वेदरिंग होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्या होता है, कितने प्रकार के हमारे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, डिपोजिशन हमारा क्या होता है और ऑफ वेल हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेदरिंग, यानी कि विघटन, हिंदी में कहते हैं हम लोग विघटन। तो वेदरिंग की मैं बात करूं तो वेदरिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा या फिजिकल एक्शन के द्वारा, केमिकल एक्शन के द्वारा या बायोलॉजिकल एक्शन के द्वारा या मानोमेड एक्शन के द्वारा राख के छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होने की प्रोसेस या प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं, है ना। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बात करूं, राख के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग बेसिकली हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल वेदरिंग, दूसरा होता है हमारा केमिकल वेदरिंग। अगर मैं फिजिकल वेदरिंग की बात करूं, यानी कि ऐसी वेदरिंग जिसमें रॉक के शेप एंड साइज में चेंज होता है लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, इस प्रकार की वेदरिंग को हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। अगर केमिकल वेदरिंग की बात करूं, ऐसा वेदरिंग जिसके शेप एंड साइज में चेंज होने के साथ साथ उसके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज होता है, इस प्रकार की वेदरिंग को हम बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। यानी कि वेदरिंग हमारा बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल वेदरिंग, दूसरा होता है हमारा केमिकल वेदरिंग। अब हम लोग बात किए अभी फिजिकल वेदरिंग, यानी कि ऐसा वेदरिंग जिसमें उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन होता है लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार की वेदरिंग को हम लोग कहेंगे फिजिकल वेदरिंग। और ऐसा वेदरिंग जिसके शेप एंड साइज के साथ साथ उसके केमिकल कंपोजिशन में भी परिवर्तन होता है, इस प्रकार की वेदरिंग को हम लोग कहेंगे केमिकल वेदरिंग। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत हमारे वो कौन कौन से एजेंट हैं जिनके द्वारा हमारा रॉक टूट रहा है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत हमारे वे कौन कौन से एजेंट हैं जिनके द्वारा हमारा क्या हो रहा है, रॉक का विघटन हो रहा है, यानी कि वेदरिंग हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल वेदरिंग एजेंट। देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग एजेंट। फिजिकल वेदरिंग एजेंट में पहला पॉइंट लिखे हैं, रॉक मिनरल के अलग अलग तापीय प्रसार गुणांक के कारण। यानी कि रॉक के हमारे बहुत सारे मिनरल होते हैं, चूंकि रॉक जो होते हैं हमारे छोटे छोटे मिनरलों से, यानी कि कई मिनरलों से मिलकर के हमारा रॉक का निर्माण होता है। अगर उनकी तापीय प्रसार गुणांक अलग अलग होगी तो जाहिर सी बात है एक मिनरल दूसरे मिनरल से क्या होगी, अलग होने का प्रयास करेगी, और जैसे ही अलग होगी तो रॉक का हमारा क्या होगा, वेदरिंग होना तय है। ठीक है, अगले पॉइंट में बात करेंगे हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। अगर टेम्परेचर डिफरेंस भी रहेगा तो उसके कारण भी क्या होगी, हमारी रॉक की वेदरिंग हो जाएगी। उसके बाद वेजिंग एक्शन के कारण, वेजिंग मीन्स होता है पतझड़ विधि, है ना, पतझड़ एक्शन के कारण। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मान लीजिए कोई भी हमारा रॉक है, कोई भी हमारा चट्टान है, अगर उस चट्टान में हमारे छोटे छोटे रंध्र हैं, वॉइड्स हैं, तो उन वॉइड्स में क्या होता है, हमारा वाटर जाकर के उसमें प्रवेश कर जाता है, वाटर जाकर के रुक जाता है। वाटर के रुकने के बाद क्या होती है, वाटर हमारी जम करके बर्फ बन जाती है, यानी कि फ्रीज हो जाती है। जैसे ही वो फ्रीज होगी तो क्या होगा, उसके आयतन में वृद्धि होगी, और उसके आयतन में जैसे वृद्धि होगी तो रॉक की हमारी वेदरिंग हो जाएगी। यानी कि एक सिंपल भाषा में बात करूं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी 2 हमारे रॉक हैं और इस रॉक के बीच में क्या है, हमारा एक पानी है, और ये पानी इन दोनों रॉक के बीच में आ गया है, और जैसे ये जम जाएगा तो एक तरीके से क्या करेगा, इन दोनों रॉक को एक दूसरे से अलग करेगा। यानी कि इस प्रकार की जो भी हमारी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वेजिंग एक्शन के द्वारा हमारा रॉक का वेदरिंग। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखे हैं पेड़ पौधों के जड़ों के कारण। पेड़ पौधों के जड़ों के कारण भी हमारी जो वेदरिंग होती है वो हमारी फिजिकल वेदरिंग एजेंट के अंतर्गत आती है। यानी कि इतने सारे पॉइंट के बारे में हम लोग बात की है फिजिकल वेदरिंग एजेंट, है ना।
अब हम लोग बात करेंगे केमिकल वेदरिंग एजेंट। वो कौन कौन से एजेंट हैं जो कि हमारे केमिकल वेदरिंग एजेंट के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला हमारा एजेंट होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है, जिस रॉक में उपस्थित जो भी हमारे रॉक मिनरल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जैसे ही रॉक मिनरल का ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे जो भी रॉक होंगे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उनकी वेदरिंग हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, जो भी हमारे रॉक में स्ट्रक्चरल वाटर उपस्थित होते हैं उन स्ट्रक्चरल वाटर का क्या होता है, हमारा हाइड्रेशन हो जाता है, जिसके कारण हमारी रॉक की वेदरिंग हो जाती है। उसके बाद तीसरी में बात करेंगे हम लोग कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या होता है, अगर मैं कार्बोनेशन में बात करूं तो जो भी हमारे रॉक में उपस्थित वाटर होते हैं वो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनाते हैं तो कार्बोनिक एसिड क्या करता है, रॉक की वेदरिंग करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग कार्बोनेशन प्रोसेस के द्वारा भी हमारी क्या होती है, रॉक की वेदरिंग होती है। अगले में बात करेंगे हम लोग लीचिंग एक्शन। लीचिंग एक्शन क्या होता है, अगर किसी भी रॉक में लाइम की मात्रा उपस्थित है तो वो लाइम क्या होता है, वाटर के साथ घुल करके बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग लीचिंग एक्शन। इसके कारण भी क्या होती है, हमारी रॉक की वेदरिंग होती है। ये सारे के सारे हमारे एजेंट क्या हैं, केमिकल वेदरिंग एजेंट। अब हम लोग बात करेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के दूसरे प्रोसीजर के बारे में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, यानी कि स्थानांतरण के बारे में या परिवहन के बारे में। ठीक है, जैसे कि इसकी पहले हम लोग बात की वेदरिंग वाला, अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन किसे कहते हैं, अगर परिवहन को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं रॉक की वेदरिंग के बाद रॉक के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह ले जाने या स्थानांतरण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग देखें। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एजेंट। इसके भी तो हमारे बहुत सारे ऐसे एजेंट होंगे जो कि हमारे जो भी रॉक टूटता है उस रॉक को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की पड़ेगी। तो हम लोग देखेंगे ऐसे कौन कौन से वे ट्रांसपोर्टेशन एजेंट हैं जो रॉक के पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरे जगह हमारा ट्रांसपोर्टेशन करके लेके जा रहे हैं। तो बात करेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन एजेंट के बारे में। अगर ट्रांसपोर्टेशन एजेंट के बारे में बात करूं तो हमारा बाई वाटर हो गया, यानी कि पानी के द्वारा भी हमारे रॉक के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं। दूसरा हमारा बाई विंड हो गया, हवा के द्वारा भी क्या होते हैं, हमारे रॉक के पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। बाई ग्रेविटी हो गया, यानी कि गुरुत्व बल के कारण भी क्या होती है, हमारी रॉक एक जगह से दूसरे जगह जाती है। बाई ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर के द्वारा भी हमारे रॉक के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। यानी कि मैं बेसिकली बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन एजेंट हमारे रॉक के 4 प्रकार के होते हैं। पहला बाई वाटर के द्वारा, दूसरा बाई विंड के द्वारा, तीसरा बाई ग्रेविटी के द्वारा, चौथा बाई ग्लेशियर के द्वारा। अब मैं बात करूंगा अगर बाई वाटर के द्वारा यानी कि पानी के द्वारा जिन पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर जिस पार्टिकल का ट्रांसपोर्टेशन पानी के माध्यम से हो रहा है, पानी के द्वारा हो रहा है, तो इस प्रकार के सभी सॉइल को हम लोग बोलेंगे एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मृदा। और ऐसी सॉइल जिनका ट्रांसपोर्टेशन केवल हवा के द्वारा हो रहा है, बाई विंड के द्वारा हो रहा है, इस प्रकार की सॉइल को हम लोग बोलेंगे इओलिन सॉइल, यानी कि पौनोड मृदा। और ऐसी सॉइल जिनका ट्रांसपोर्टेशन ग्रेविटी के द्वारा हो रहा है, इस प्रकार की सॉइल को हम बोलेंगे कोलुवियल सॉइल। और ऐसी सॉइल जिनका ट्रांसपोर्टेशन हमारा ग्लेशियर के द्वारा हो रहा है, इस प्रकार की सॉइल को हम लोग बोलेंगे टिल या ड्रिफ्ट सॉइल। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं एलुवियल सॉइल। अगर मैं एलुवियल सॉइल की बात करूं तो एलुवियल सॉइल को फर्दर 2 वर्गों में क्लासिफिकेशन किया गया। पहला लेकेस्ट्राइन सॉइल, दूसरा हमारा मरीन सॉइल। अगर मैं लेकेस्ट्राइन सॉइल की बात करूं यानी कि सरोवरी मृदा की बात करूं, तो अगर ऐसी एलुवियल सॉइल जो हमारी क्या होती है, किसी भी लेक के तली पे जाकर के बैठ जाती है, इस प्रकार की सॉइल को हम लोग बोलते हैं लेकेस्ट्राइन सॉइल या
सरोवरी सॉइल, यानी कि ऐसी मृदा जो हमारे लेक के तली पे जाकर के बैठ जाती है, इस प्रकार की सॉइल को हम लोग बोलते हैं लेक स्टैंड सॉइल। दूसरा हमारा क्या है, मरीन सॉइल, यानी कि ऐसी सॉइल जो समुद्रों के तली पे जाके बैठ जाती है, इस प्रकार की सॉइल को बोलते हैं हम लोग मरीन या समुद्री सॉइल। अब हम लोग बात करेंगे यूलियन सॉइल के अंतर्गत फर्दर 2 वर्गों में सॉइल को क्लासिफिकेशन किया गया। पहला हमारा लोएस सॉइल, दूसरा हमारा ड्यून सैंड। अगर लोएस की बात करूं तो लोएस भी हमारा एक प्रकार से क्या है, हमारा पौनोड मृदा है, क्योंकि इसका भी फॉर्मेशन हमारा क्या हो रहा है, हवा के द्वारा हो रहा है। तो इसलिए हम लोग लोएस सॉइल भी जो होती है हमारी, ये फाइन ग्रेडेड सॉइल होती है, यूनिफॉर्मली फाइन ग्रेडेड सॉइल होती है। उसके ड्यून सैंड की बात करूं तो हमारा कोर्स ग्रेडेड यूनिफॉर्मली सॉइल होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाय ग्रेविटी के द्वारा, हम लोग बात किए ग्रेविटी के द्वारा जिस सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उस प्रकार की सॉइल को हम लोग बोलते हैं कोलोबियल सॉइल। और कोलोबियल सॉइल के अंतर्गत जो सॉइल प्राप्त होती है उस प्रकार के सॉइल को हम लोग बोलते हैं टेलस या टालुस सॉइल के नाम से जानते हैं। चौथे प्रकार की क्लासिफिकेशन में हम लोग बात किए थे बाई ग्लेशियर के द्वारा, यानी कि ग्लेशियर के द्वारा जिन सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उस प्रकार की सॉइल को हम लोग ग्लेसिकल सॉइल या टिल या ड्रिफ्ट सॉइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बात किए हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसके प्रोसीजर के बारे में। हम लोगों ने ये देखा है, सबसे पहले हमारा रॉक की वेदरिंग हो रही थी, तो वेदरिंग के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद वेदरिंग एजेंट के बारे में देखा हम लोगों ने। ठीक है, फिर से हम लोग बात किए हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखे हैं, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के बारे में हम लोग देखे हैं। अब इसके अगले सेगमेंट यानी कि अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सॉइल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूनिट नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।